गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल मैथ्स विद राहुल सर में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स क्लियर किए हैं वो आरबीएससी बोर्ड के पैटर्न पे किए हैं, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब आरबीएससी भी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने जा रहा है, इसलिए हम आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही करेंगे। एनसीईआरटी वाली बुक जो है वो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एक साथ ही मैंने वीडियो के एंड में इस लेक्चर की नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं और दो अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। एक सेक्शन के अंदर नेवी एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे और एक सेक्शन के अंदर आईआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी में 12th एनसीईआरटी में पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है ना। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ 11th क्लास में जो हमने पढ़ा एक बार ब्रीफली हम उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम चलेंगे हमारे रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो सेट्स क्या होता था, हम जानते कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब जिसके बारे में हम एग्जैक्टली जानते हैं। जैसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या एग्जैक्टली हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं? लेकिन यही मैंने आपको पूछ लिया होता इंडिया के टॉप 10 बैट्समैन कौन से हैं, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। पहले कोई और था, अब कोई और अच्छे बैट्समैन है, इन फ्यूचर कोई और हो जाएगा, इनके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं जानते। इसलिए ये कलेक्शन जो होगा वो सेट नहीं बनेगा। जिसके बारे में हम एग्जैक्टली जानते हैं केवल वही सेट बनता है ना। जैसे मैंने कहा इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी सम संख्या, तो 10 से छोटी सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8। क्या हम एग्जैक्टली जानते हैं? ओके, तो ये कलेक्शन जो होता है वो क्या बन सकता है? सेट बन सकता है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन कि जो भी करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो सब क्या होते हैं? सेट होते हैं। सीधी सी बात, करली ब्रैकेट के अंदर जो लिख दिया वो सब क्या है? सेट है। और सेट को किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से। और सेट के अंदर जो कुछ भी लिखे जाते हैं उनको हम क्या करते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट्स, है ना। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या अवयव, है ना। ओके, सुनना जरा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट लिखा है ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो मैंने कहा करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाए वो सेट है, मतलब ये सेट है। सेट को इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ओके अगेन, और सेट के अंदर जो लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट्स। तो इसके मुझे एलिमेंट्स बताओ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? Na। Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं? 5। A में अवयवों की संख्या कितनी है? 5। ऐसे एक सेट B है, 10 से छोटी सम संख्या, नंबर लेस देन, इवन नंबर लेस देन 10। कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। इस सेट में कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4। तो NB कितना हो जाएगा आपके पास? 4। एकदम सिंपल सी बात है कि मंझले कोष्ठक में करली ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा वो सेट है। इस इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट के अंदर जो लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट्स। सिंपल सी बात, समझ में आ गई सबको? ओके, अब देखो कुछ सिंबल्स जो 11th क्लास में और हमारे यहाँ पे भी बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंबल सबको पता है कौन सा सिंबल है? ये किसका सिंबल है? इक्वल्स टू का साइन। इक्वल टू का मतलब आप जानते हैं, जैसे a इक्वल्स टू b, मतलब a और b आपस में क्या है? बराबर है। फिर ये किसका है? मैंने आपको बताया करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सेट होता है। अब ये थर्ड वाला ये किसका साइन है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब से अधिक, कौन बड़ा है दोनों में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब a बड़ा है इससे b से। इसका मैसेज 3 इज ग्रेटर देन 2। इसका साइन को समझ गए? ये होता है ग्रेटर देन, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल। ये साथ में इक्वल का साइन हो रहा है इसलिए बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। जैसे मैंने यहां पे लिखा a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना इसका इनइक्वालिटी का, वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो a की तरफ खुला मतलब बड़ा कौन है? a। ओके सुनो, ये क्या है? लेस देन। इसका मतलब छोटा कौन सा है? जैसे मैंने कहा a इज लेस देन b, इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू से क्या है? कम है। किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है? b की तरफ, मतलब बड़ा कौन होगा? b होगा। और ऐसे नेक्स्ट वाला ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, समझे। और ये जो एलिमेंट होता है ऐसे e के जैसे जो बना होता है,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये उसका एक एलिमेंट है। जैसे मान लो आप अपना घर जो है, आप अपने घर के क्या है, एक एलिमेंट है, इसका मतलब आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। जैसे एक सेट मैं लिखता हूं, अभी मैंने आपको बताया था, एक सेट मैंने लिखता हूं AEIOU। मुझे एक बात बताओ, क्या ए जो है वो इस सेट के अंदर है क्या? इसका एक एलिमेंट है ना, इसलिए हम क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। इस ए में है इसलिए हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ई भी इसमें बिलोंग करता है, आई भी इसमें बिलोंग करता है, ओ भी सेट में बिलोंग करता है, यू भी इस सेट में बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब है कि वो उसका क्या है, एक एलिमेंट है। तो जैसे ऐसा लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू ए, ई भी ए के अंदर है, आई बिलोंग्स टू ए, आई भी ए के अंदर है। समझ गए कि उसका एक एलिमेंट है। ओके, फिर डज, ये क्या, अगर ई ऐसे लिख के उसको अगर हम कट कर दें तो ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये उसमें बिलोंग नहीं करता है। समझ गए? ओके, और फिर लास्ट में फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब, फॉर ऑल का मतलब होता है सबके लिए। ये बेटा देखो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना एक बार, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब जितने भी x है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, है ना। तो जितने भी x हैं, जितने भी टाइप के x है, वो सबके सब किसके अंदर बिलोंग करते हैं, a में बिलोंग करते हैं, मतलब a के एलिमेंट है। जितने भी x है वो सब किसके एलिमेंट है, सेट a के एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार आपको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। इसका फॉर ऑल x मतलब फॉर ऑल x, मतलब जितने भी x हैं वो सब के सब किसमें बिलोंग करते हैं, a में बिलोंग करते हैं। क्लियर है? यूनियन, है ना। यूनियन क्या होता है, जिसे हम संघ बोलते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है मिला दो, है ना। जो भी सेट होते हैं उनको आपस में मिला दो। जैसे एक सेट आपके पास है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है बी, कौन सा, 4 5 एंड 7। ठीक है, अब आपको कहा गया ए, इस वजह से यू से शो करते हैं यूनियन को, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को आपस में मिला दो। तो इन दोनों को आपस में मिलाया कितना आएगा, 1 2 3 4 5 7। समझ गए बात को? यूनियन का मतलब दोनों को आपस में मिला दो। उसके नेक्स्ट वाला क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। जैसे एक सेट ए आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा, और एक दूसरा सेट बी आपके पास है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये कोई दो सेट है। अगर आपको पूछ लिया जाता ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब तो क्या था, दोनों को मिला दो। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 2 इसमें भी है, तो 2 4 भी दोनों में है, 4 6 भी दोनों में है, 8 भी दोनों में है, 10, बस इतने एलिमेंट दोनों में है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन हो। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, सबसेट। ये इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता भी होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है, कोई सेट जो होता है उसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर यदि मैं एक नया सेट बना दूं। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक सेट आपके पास लिखा हुआ है, कौन कौन एक सेट लिखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 3। ठीक है, अब इसके कुछ एलिमेंट्स लेकर, इसमें 3 एलिमेंट्स है ना, तो या तो तीनों को लेकर कुछ एलिमेंट्स को लेकर अगर मैं एक नया सेट बना दूं, जैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए इसके 1 और 2, इसी के एलिमेंट्स है ना, तो उसका एक सेट बना दिया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सबसेट का मतलब होता है उसका छोटा भाग। उसमें से कुछ एलिमेंट्स को लेकर यदि मैं एक नया सेट बना दूं, जैसे मैंने 1 2 लेकर बना दिया, या 2 3 लेकर बना दिया, समझ रहे हैं, या फिर 1 और 3 ले लिया, या केवल 1 ले लिया, 1 और 3 ले लिया। इसके ही कुछ एलिमेंट्स को लेकर अगर मैं एक नया सेट बना दूं, तो ये सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। जैसे मैंने इसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर ये बनाया ना, और इसको मैं नाम देता हूं बी, तो मैं बोल सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, समझ गए? ओके, इसके बाद में देखना सुपरसेट क्या होता है।
जैसे मान लो अभी मैंने कहा ना कि ए सबसेट है, या सॉरी बी सबसेट है ए का। बी सबसेट है मतलब बी जो है वो ए में से बना, ए के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया है। तो देखो ये जो सुपर सेट वाला है, ये बड़ा कौन है इनमें, ए में से बी को बनाया है ना, तो ए क्या है, बड़ा है। इसलिए ए को तो क्या कहते हैं, ए को कहेंगे सुपर सेट और बी को क्या कह देंगे हम, बी को हम कह देंगे सबसेट। क्लियर है, बस एक ही बात है। ए तो क्या कहलाएगा, सुपर सेट, और बी क्या कहलाएगा, जो छोटा है वो कहलाता है सबसेट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, ओके। यूनिवर्सल जो सबसे बड़ा हो, सिंपल सी बात याद रखना है ना, जो भी बड़ा हो। एंड, जहां पे मैं एंड की जरूरत पड़ेगी, होगा कंजक्शन बोल सकते हैं या फिर एंड, इसे बोलते हैं दिस इंप्लाइज। दिस इंप्लाइज मतलब इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज अगर मैंने कहीं पे लिखा है ए बी, दिस ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी है ना, दिस इंप्लाइज ए इज मल्टीप्लाइड विथ बी, मतलब इसका मतलब ये है कि ए और बी को आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, तो उसको हम कहते हैं दिस इंप्लाइज, इसका अर्थ ये है। फिर लास्ट में क्या आता है आपके पास, ये फाई या एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो मतलब ऐसा। ठीक है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, ओके। और ये दो नाम और देख लेना, ये सिंबल जो है इसके दोनों तरफ एरो लगे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, है ना। और ये आपके पास क्या है, सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट, इस प्रकार है कि। ओके, अब सिंबल के बाद में हम पढ़ेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। देखो अभी हम 11th वाला पोर्शन क्लियर कर रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम हमारे चैप्टर को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। बस आप लेक्चर को लास्ट तक देखना, और मैं आई एश्योर यू कि लास्ट तक आपको, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, तो देखना जरा सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। हमारे पास आपने पढ़ा है 11th क्लास में दो मेथड होते हैं, एक तो रोस्टर या टैबुलर, जिसे हम सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, है ना, और दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड या फिर समुच्चय निर्माण विधि, है ना। तो रोस्टर में क्या होता है, किताब में कुछ भी लिखा रखा होगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। रोस्टर का मतलब जो भी आपको दिया गया है उसको पढ़ने से आपके दिमाग में क्या आता है, बस वही आपका क्या है, रोस्टर मेथड है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स, तो इसको सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया, ए ई आई ओ यू, तो आपने लिख दिया बस ए ई आई ओ यू, बस ये आपका क्या हो गया, रोस्टर मेथड, है ना। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, 10 से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो 10 से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या दिमाग में क्या आया, 10 से छोटी, और पॉजिटिव इंटीजर, 10 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस तो लिख दो। पढ़ते ही जो भी दिमाग में आ रहा है बस वही आपके पास क्या होता है, आपका रोस्टर मेथड। जैसे मैंने कहा 50 से छोटी और 5 से डिवाइडेड, 50 से छोटी और 5 से विभाजित संख्या कौन सी होती है, तो आपको जो बताओ मुझे, 50 से छोटी होनी चाहिए और 5 से डिवाइडेड। दिमाग में क्या आया कि हाँ सर 5 10 15 20 25 30 35 40 45, क्या यही दिमाग में आया। तो पढ़ते या सुनते ही जो भी दिमाग में आता है बस उसको लिख दो, बस वो आपके पास क्या बन जाता है, रोस्टर मेथड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। अब ये सेट बिल्डर रोस्टर समझ में आया ना, कि जो भी आपके पास लिखा हुआ है इसको सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा है बस वही लिख दो, वही क्या बन जाता है आपका रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर क्या होता है, बात वही होती है लेकिन इसको एक ही बात को बोलने का दूसरा तरीका हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इतना बड़ा सारा नहीं लिखते। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स की वोवेल्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स की वोवेल्स आप सबको पता है, ये कौन सा मेथड हो गया, हाँ बिल्कुल, सुनते यही दिमाग में आया तो ये हो गया रोस्टर मेथड। इसको अगर मैं कैपिटल ए बोलता हूं, ठीक है। अब सेट बिल्डर में क्या करते हैं, बस ये इतने सारे नंबर है ना, 1 2 3 4 5 अलग अलग वैल्यू है, तो आपको पता है जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं,
वेरिएबल कहते हैं। एक ही बात को बोलने का तरीका बदल रहे हैं, है ना, उसके आगे हम बता देंगे कि वो क्या है ना। तो ये क्या करते हैं हम, इसमें हमेशा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से, एक वेरिएबल से। तो इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं इसको वेरिएबल बोल सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x। और अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि x क्या है। x क्या है? x इज अ वोवेल, x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। समझ रहे? इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब यहां पे हम x लिख देते हैं और फिर यहां पर बताते हैं कि x क्या है। x क्या है? x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जैसे मान लो अभी मैंने कहा 50 से छोटी और 5 से विभाज्य संख्या, है ना, या फिर ये बोल देते, या फिर ऐसे बोलो कि मैंने कहा 10 से छोटा इंटीजर, 10 से छोटा इवन नंबर। तो 10 से छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? क्या दिमाग में? 10 से छोटा इवन नंबर 2 4 6 8। क्या 10 से छोटी सम संख्या यही होती है क्या? अब इसी को मुझे रोस्टर में लिखना है, कुछ नहीं करना, स्टार्ट किससे करेंगे? x से, सच दैट, और यहां पर बताएंगे कि x क्या है। या तो मैं पूरा इसको डिस्क्रिप्शन लिख दूं कि x 10 से छोटी सम संख्या है, x इज अ नंबर लेस इवन नंबर लेस देन 10, या तो ऐसे लिख दो, या इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या x इज लेस देन, क्या है, 10 से छोटा है, इवन है तो इवन का मतलब 2n, और आगे मैं बता सकता हूं x इक्वल्स टू 2n, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है? n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक की, 4 2 या 8 हो जाता है, तो n की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 to 4। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें हम हमेशा x से डिनोट करते हैं और फिर ये सच दैट वाला साइन लगाकर, ये सच दैट, और फिर आगे लिख देते हैं कि यहां पर x क्या है। या तो मैं लैंग्वेज में भी लिख सकता था कि x 10 से छोटा क्या है, एक इवन नंबर है, x इज अ नंबर लेस इवन नंबर लेस देन 10, या तो मैं ऐसे लिख सकता था या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैंने कहा होता डायरेक्टली इतना ही लिखा होता कि 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 10 से छोटी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर। ये तो हो गया रोस्टर फॉर्मेट। अगर मुझे इसको बताना है सेट बिल्डर में, तो किससे डिनोट करेंगे? x से, सच दैट, और यहां पर बताएंगे कि x क्या है। या तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दो, 10 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इज लेस देन 10। x 10 से छोटा है और क्या है? इंटीजर है, इसलिए हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है? इंटीजर। इंटीजर मतलब z भी बोलते हैं या फिर i भी बोलते हैं, 10 से छोटा i प्लस पॉजिटिव इंटीजर। समझिए, एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल जो भी दिमाग में है उसको लिख दिया, और इसमें हम क्या करते हैं? पहले x लिखते हैं, फिर सच दैट लगाकर जो भी रूल है उस रूल को यहां पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास हो गया रोस्टर मेथड, एंड सेकंड आपके पास सेट बिल्डर। बड़ा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि ये बेसिक आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ये ज्यादा हमारे काम नहीं आने वाला, लेकिन कई जगह काम आएगा, इसलिए हमें ये नहीं लगे कि हमने 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैं पहले सारा 11th वाला बेसिस भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर करवा देता हूँ। उसके बाद में जब 12th पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों मेथड समझ गया। सेट रोस्टर में क्या होता था? जो भी सुना सुनते ही जो दिमाग में है वो आपने लिख दिया, है ना। और रोस्टर में क्या, और सेट बिल्डर में क्या करना है? सेट बिल्डर में आपको बताना है कि जो नंबर आपको दिया गया है ना, बस उसको x से लिखना है और उसके आगे उसका रूल लिख देना। जैसे मान लो आपको कहा गया, ये कहीं पर लिखा है 2 4 8 16 32 64, ऐसा लिखा है। ये रोस्टर मेथड आपको दे रखा है और आपको कहा गया है कि इसको आपको सेट बिल्डर में बनाना है। तो देखो इसका मतलब कि ये दे क्या रखा है आपको? ये है 2 की पावर 1, ये क्या है? 2 की पावर 2, ये क्या है? 2 की पावर 3, ये क्या है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो इसको मुझे सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर में किससे लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे x, सच दैट। अब x है क्या, हमें वो बताना है। x क्या है? 2 की पावर में चल रहा है ना, ये पावर बदल रही है, तो जो बदलता है उसको n लिख देते हैं। x इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 to 6, एंड n ऐसे लिख देंगे। n क्या है?
1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर कहां तक है 6 तक। और साथ ही बता देंगे कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि 1 से 6 में 1.1 1.2 ये भी तो आते हैं। तो बस यही है, आपको कहा रोस्टर को आपको सेट बिल्डर में बनाना। सेट बिल्डर में आप क्या करते हैं, x लिखते हैं, फिर यहाँ पे बता देते हैं कि ये है क्या था, ये 2 की पावर में चला, तो मैंने 2 की पावर n, और n कहां से कहां तक चला था 1 to 6, तो मैंने लिख दिया 1 to 6। एक ही बात को बोलने के दो अलग तरीके हैं, एक में हम डायरेक्टली लिख देते हैं और एक में हम रूल को डिफाइन करते हैं। ओके, अब जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। देखो रिलेशन एंड फंक्शन में ये 4 टर्म्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, सेट्स, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय, कार्तीय गुणन, संबंध और फलन। इन चारों टर्म्स को पहले एक एग्जांपल से और उसके बाद में हम वन बाय वन इनको मैथमेटिकली पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो सेट तो सबको पता है, जैसे मान लो घर है, इस घर के छत पे 3 लड़के खड़े हैं। कौन कौन से, गोलू, मोलू और भोलू, है ना, ये 3 लड़के खड़े हैं। और ये दूसरा घर है जिसके आंगन में 2 लड़कियां खड़ी है। कौन कौन सी, आलिया और तारा। अब मुझे एक बात बताना होगा, क्या, हमने तुमको देखा, है ना, मतलब ये सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि गोलू जो है वो किस किस को देख सकता है, ये आलिया को भी देख सकता है, ये तारा को भी देख सकता है। ये मोलू जो है ये किस किस को देख सकता है, आलिया को भी देख सकता है, तारा को भी देख सकता है। और ये भोलू जो है, भोलू है ना, ये किस किस को देख सकता है, ये आलिया को भी देख सकता है और तारा को भी देख सकता है। तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने पॉसिबल रिएक्शन कर सकता है ना, उन सब रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने टाइप से रिएक्शन कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है ना। जैसे देखना जरा, और इसको डिनोट किससे करते हैं, दोनों सेट के बीच में क्रॉस लगा के। जैसे ये एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है और ये दूसरा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है। इसको अगर मैं सेट ए मान लेता हूं, है ना, ये सेट ए हमारे पास है और एक दूसरा सेट है बी, तो इन दोनों का यदि मुझे कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन निकालना है, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, ए क्रॉस बी। इसका मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कितने प्रकार से रिएक्शन कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, गोलू किस किस से रिएक्ट कर सकता है, गोलू आलिया के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और गोलू किस किस को देख सकता है, स्माइल देख रहे हो रोंडे की, हाँ, गोलू किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, आलिया के साथ और तारा के साथ। और अब मोलू किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, मोलू आलिया के साथ भी, और मोलू किस किस को और किसको देख सकता है, तारा को भी। वैसे ही जो गोलू है वो किस किस को देख सकता है, वो आलिया को भी देख सकता है और वो तारा को। इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम्स है क्या, नहीं है। तो बस ये जो सेट बना है, बस यही आपके पास क्या कहलाता है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कितने प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं, बस वही आपका क्या होता है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। जब आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हो, तो देखो ये जो पहला एलिमेंट है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक पेयर बना हुआ है जिसमें ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, इसका पहला एलिमेंट जो है वो हमेशा किससे मिला है आपको, सेट ए से मिला है, और जो दूसरा एलिमेंट आलिया तारा आलिया तारा आलिया तारा, ये किस एलिमेंट के, बी एलिमेंट के। तो ए क्रॉस बी का मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। सेट ए के एलिमेंट सेट बी से जितने प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनेगा, जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा किससे आएगा, सेट ए से आएगा, है ना, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा किससे आएगा, सेट बी से आएगा। क्लियर है इतना। ये तो है हमारे पास कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया सबको। अभी हम वन बाय वन और भी क्लियर करेंगे इनको, देखना जरा। अब क्या हुआ, जैसे इन्होंने इनको देखा, अब मान लो सपोज हुआ इन्होंने इनको देखा, इन्होंने भी इनको देख लिया और बात बन गई और उन्होंने घर वालों तक बात पहुंची, घर वालों ने इनको पसंद किया और इनकी शादी करवा दी, है ना। तो क्या हुआ, अब जो पहले जो एक रिएक्शन हो रही थी उस रिएक्शन में एक फिक्स रूल डिफाइन हो गया। अब उनको एक नाम मिल गया कि वो क्या है, आपस में पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो जब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक फिक्स रूल डिफाइन हो जाए, जब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक फिक्स रूल डिफाइन हो जाए,
तो उस रूल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, है ना। और जब रिलेशन से हमें कोई आउटपुट मिल जाए, है ना, तो वो जो फल मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, बस उसी आउटपुट को हम क्या कह देते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्लियर है सबको? वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सेट से कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन बनता है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन से रिलेशन आता है, और रिलेशन से हमें क्या बनता है, फंक्शन बनता है। चारों एक दूसरे सेट्स पे डिपेंडेंट कौन है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में डिपेंडेंट है रिलेशन, एंड रिलेशन से कौन बनता है, फंक्शन बनता है। सेट सबको पता है, कर्ली ब्रैकेट में जो लिखे जाता है वो सब सेट्स है। कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन का मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जो जो रिएक्शन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। जब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक फिक्स रूल डिफाइन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और जब रिलेशन में एक फिक्स रूल और डिफाइन होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। क्लियर है? ओके, अब वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। सेट को आई थिंक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने सेट आपको दोनों फॉर्म्स में बता दिया, रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर प्रोसेस में। कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी बताया आपको, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सेट आपके पास है ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 1, 2, 3। ओके, एंड एक सेट बी है आपके पास जिसके एलिमेंट्स आपके पास है, सपोज करो ए और बी, ऐसे। ठीक है, अब मुझे दोनों का कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी। सबको समझ में आता है? ए क्रॉस बी का मतलब सेट ए के एलिमेंट्स बी से किस किस से रिएक्ट कर सकते हैं, तो मुझे बताना 1 किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, 1 ए के साथ भी और 1 बी के साथ भी। 2 किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ए के साथ भी और बी के साथ भी। और 3 किसके से रिएक्ट कर सकता है, ए के साथ भी और बी के साथ भी। क्लियर कर रहे हैं? ओके, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, यस वेरी गुड, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे एक बात बताना जरा, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स है ना। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में आपके पास है 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। और ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस इनकी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में कितने एलिमेंट्स है बताओ, 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स हैं, 6। देखो ए में 3 एलिमेंट्स थे, बी में 2 थे, मैंने दोनों क्रॉस किया ना, तो एलिमेंट्स भी 3 क्रॉस 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये तो देखो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब इसी को अगर मैं किस में लिखूं, कार्टेशियन सेट बिल्डर में लिखूं, तो आपको पता है सेट बिल्डर में क्या करते हैं, आप किसी वेरिएबल से x से उसको दर्शाते हैं, उसके आगे उसका रूल लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास x नहीं है, 2 एलिमेंट्स है, एक सेट a का है, एक सेट b का, इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x, y ऑर्डर पेयर, और फिर आगे बता देंगे कि ये क्या है। तो x क्या है, x तो a का एलिमेंट है और y क्या है, b का एलिमेंट। एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, बिलोंग से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बिलोंग्स टू सेट a एंड को हम ऐसे शो करते हैं, एंड y बिलोंग्स टू b। बस इतना सा लिखना है, x, y, x a से है और y a क्रॉस b का मतलब a के एलिमेंट b के एलिमेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, b क्रॉस a का मतलब b के एलिमेंट्स a के एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं। समझ गए? तो a क्रॉस b हमेशा b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है ना, हमेशा नहीं होता है। समझ गए? तो x, y, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। कैसा आपको कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? बहुत सिंपल सा था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिलेशन। तो रिलेशन अभी मैंने बताया क्या होता है, जब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक रिलेशन लग जाता, सॉरी एक रूल डिफाइन हो जाता है, एक नियम परिभाषित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। देखो सेट थे तो सेट से क्या बना, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। अब इस कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन का एक सबसेट होगा, सबसेट जानते हो ना, इसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर एक नया सेट बनाया जाएगा, बस उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेशन। कैसे देखना जरा, मैं आपको बताता हूं। एक बार आप बोर्ड पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। देखना जरा,
अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होगा? जब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में एक फिक्स रूल डिफाइन हो जाएगा। तो हम रूल डिफाइन कर रहे हैं। देखो जैसे एक सेट ए हमारे पास है और सेट ए क्या है, सपोज करो हमारे पास ये है 1 2 एंड 3, ठीक है। एक दूसरा सेट हमारे पास है सेट बी, और जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेट बी हमारे पास है, ठीक है। ओके, अब आपको एक रिलेशन को हम दर्शाते हैं कैसे? ए को बी से रिलेट करना है, इसको बोलते हैं ए इज रिलेटेड विथ बी, ए आर बी। ए आर बी का मतलब ए इज रिलेटेड विथ बी, ए को बी से रिलेट किया गया है या ए का बी से रिलेशन है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। आर एक रिलेशन है जो ए से बी में है, समझ रहे हैं? तो लिखने का तरीके बेटा और कुछ भी नहीं है। ओके, सुनना जरा। अब हमें क्या करना है, ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन करना है। वो रिलेशन क्या है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आर, आर का मतलब एक रिलेशन है x, y such that क्या y equals to 2x, where x belongs to A and y belongs to B। देखो अगर केवल इतना लिखा होता x, y, x belongs to A, y belongs, इसका मतलब क्या था? कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। A के एलिमेंट की B के एलिमेंट से रिएक्शन कर दो और जो जो आता है बस वही आप, जिसमें पहला एलिमेंट सेट A का हो और दूसरा एलिमेंट सेट B का हो, वो तो क्या होता है? कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन देखो जो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन उसमें एक रूल डिफाइन हो गया। क्या रूल डिफाइन हुआ? कि जो y मतलब दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का क्या है? दुगना है। जब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक फिक्स रूल डिफाइन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन। तो अब R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, x मतलब पहला एलिमेंट, और पहला एलिमेंट किससे आएगा? A से। तो A में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। अगर मैं A की वैल्यू 1 लेता हूं तो y कितना आएगा आपके पास? 2। अगर मैं x की वैल्यू कितनी लेता हूं? 2 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। बस ये हो गया। इसमें पहला एलिमेंट A का था तो 1 2 3 क्या A में है क्या? दूसरा एलिमेंट B का था 2 4 6, क्या 2 4 6 B में है क्या? है। इसका मतलब ये रिलेशन है। समझिए बात को, है ना? तो जो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन था उसमें एक रूल डिफाइन हो गया, क्या? कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का क्या है? दुगुना है, ट्वाइस है। तो इसी को जब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में फिक्स रूल डिफाइन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं, ठीक है। बट इसको देखो, एक अगर हम एरो डायग्राम में बनाएं, सेट को दर्शाने का दूसरा तरीका होता है। एक तो हमने ऐसे बता दिया एब्स्ट्रैक्ट में, इसी को हम डायग्राम से भी डिनोट करते हैं, है ना? जैसे ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसा एक लूप सा बनाते हैं, इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, है ना? और यहाँ पे बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बी के एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है तो मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ऐसे। बी में एलिमेंट कौन कौन है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ये बी एलिमेंट। बस लिखने का तरीका है, जो सेट ऐसे लिखते हैं उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बोलते हैं एरो डायग्राम, है ना? और ये मैपिंग है। और रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? जो रिलेशन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। ए से बी में एक रिलेशन है, क्या? कि 1 किससे कनेक्टेड है? 1 2 से, और 2 किससे कनेक्टेड है? 2 4 से, और 3 किससे कनेक्टेड है? 3 कनेक्टेड है 6 से। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एरो डायग्राम, है ना? ऐसे एरो बना देते हैं और कुछ भी नहीं। इसी बात को लिखने का एक दूसरा तरीका है। क्लियर है सबको रिलेशन? अब थोड़ा सा हम एरो डायग्राम और पढ़ लेते हैं, फिर हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है? सुनो जरा, जैसे आप सबको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा इससे और ज्यादा। कैसे? सुनो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है, सेट ए। मैं मैपिंग कोई भी डिफाइन करूंगा, ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए सेट बी, और इससे एक मैपिंग डिफाइन है ए से बी में। इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है? 1 इज मैप्ड विद ई, मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग, है ना? बोलने का तरीका कुछ नहीं,
वन इज कनेक्टेड विद ई या वन इज मैप्ड विद ई, है ना, मैपिंग बोलते हैं। वन ई से कनेक्टेड है, टू मान लेते हैं ए से कनेक्टेड है, और थ्री सपोज कर लेते हैं जी से कनेक्टेड है, और फोर जो है वो बी से कनेक्टेड है, और फाइव जो है वो एफ से कनेक्टेड है। ऐसे इसे बोलते हैं मैपिंग, एक मैपिंग है। किससे किस में है? ए से बी में एक मैपिंग है। अब आप जिन बच्चों ने मेरा डोमेन एंड रेंज वाला, है ना, प्रांत और परिसर वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देख लेना, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सेट ए से वो एलिमेंट जो सेट बी में, जो मशीन के अंदर जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास? डोमेन होते हैं। तो देखो इसके अंदर ए के एलिमेंट जो बी से कनेक्टेड हो रहे हैं, कौन कौन कनेक्ट हो रहा है? वन, जैसे मान लो यहाँ पर एक 6 और होता, चलो, है ना, कनेक्ट कौन कौन हो रहा है? 1 2 3 4 5। इस मशीन के अंदर कौन कौन जा रहा है? डोमेन एंड रेंज वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने एक चीज बताई आपको, डोमेन एंड रेंज ही बताया है, अच्छे से वो देख लेना, है ना। तो मशीन के अंदर कौन जा रहा है? 1 2 3 4 5। तो जो मशीन के अंदर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन कौन हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास डोमेन हो जाएगा, कौन कौन जा रहा है? 1 2 3 4 5। सेट ए के वो एलिमेंट जो बी से कनेक्ट हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डोमेन। रेंज क्या होता है? जो हमें मिलता है बाहर, क्या क्या मिलने वाला है बताओ जरा। 1 जाएगा तो क्या मिलेगा? ई मिलेगा। 2 गया तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। 3 गया तो क्या मिला? जी मिलेगा। 4 गया तो क्या मिला? बी मिलेगा। और 5 गया तो क्या मिला? एफ मिला। और जो बाहर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज। तो रेंज कितना हो जाएगा? ए बी ई एफ जी। ए के वो एलिमेंट जो जा रहे हैं वो तो क्या कहलाएंगे? डोमेन। बी के जो एलिमेंट मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। और बी के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। बी के जितने भी है ना, सेट ऑफ बी, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो सेट बी जो पूरा है वो क्या कहलाता है? आपका कोडोमेन। तो कोडोमेन कौन हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी। बेटा जिन बच्चों ने डोमेन एंड रेंज वाला नहीं देखा है वो पहले डोमेन एंड रेंज वाला लेक्चर देख लेना, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। ओके, सुनना जरा। तो रेंज, इसमें हम कहते हैं डोमेन क्या होता है? जो सेट के अंदर जा रहा है, जो बाहर मिलता है उसे हम कहते हैं रेंज कहते हैं। और सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उन सबको हम क्या कहते हैं? आपके पास कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। ओके, अब सुनो जरा, एक चीज और बोला जाए, जैसे आपको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि 1 की इमेज बताओ। इमेज का मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? तो 1 की इमेज कौन है? 1 की इमेज ई है। 2 की इमेज कौन है? इमेज ऑफ 2 ए, इमेज ऑफ 3 जी, इमेज ऑफ 4 डी। इसे हम कहते हैं इमेज। ये इसकी इमेज है। और इसका प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब कौन है? जैसे ए की प्री इमेज कौन है? 2। एफ की प्री इमेज कौन है? 5 पूर्व प्रतिबिंब, है ना। जी का पूर्व प्रतिबिंब कौन है? 3। बस ये बोलने का तरीका है ना। तो ये है मैपिंग। मैपिंग में मैंने आपको 4 बातें बता दी। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज, है ना, इमेज प्रतिबिंब क्या होता है, और प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। सिंपल सी बातें, छोटी छोटी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सब क्लियर हो रहा है बेटा? डोमेन क्या होता है, सेट क्या होता है ना। सुनते ही हमारे दिमाग में, सॉरी, सेट का मतलब जो कर्ली ब्रैकेट में जो भी लिखा जा रहा है वो सब सेट है। कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने प्रकार से मैपिंग कर सकते हैं या जितने प्रकार से रिएक्शन कर सकते हैं वो सेट क्या कहलाता है? कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। रिलेशन क्या होता है? जब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में फिक्स रूल डिफाइन हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिलेशन कहते हैं, है ना। और फंक्शन अगले में पढ़ना बाकी है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। रिलेशन के हमारे पास टाइप कौन कौन से हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला टाइप हमारे पास जो है वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। पहला हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सेकंड हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ना, जिसे हम बोलते हैं सममित संबंध, सममित। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव संक्रामक,
है ना, संक्रामक संबंध। और लास्ट में हमारे पास फोर्थ वन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना इक्विवेलेंस। ये चार जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, और भी होते हैं, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन, लेकिन मुझे मतलब नहीं, मैं केवल ये जो हमारे काम के हैं बस मैं बताऊंगा। समझ, तुल्यता संबंध, चार टाइप के रिलेशन हमें पढ़ने हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। बहुत सिंपल सा है। ओके, अब वन बाय वन हम इन सबको अलग से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, है ना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य। स्वतुल्य में स्व मतलब अपने और तुल्य मतलब बराबर, जो अपने ही बराबर हो। जैसे कोई सेट ए है, उसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3। अब जो भी रिलेशन बनेगा उस रिलेशन में ए के जो एलिमेंट है वो खुद से कनेक्ट होने चाहिए। खुद से मतलब 1 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2 2 से कनेक्ट होना चाहिए, 3 3 से कनेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा और कोई एलिमेंट होते हैं मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो खुद से कनेक्ट होने जरूरी है। समझ रहे हैं? इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। अगर हम एग्जांपल से सीखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं सिमेट्रिक, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है? मिरर इमेज, है ना। जैसे ए का बी से जो रिलेशन है, ए का बी से जो रिलेशन है वही रिलेशन अगर बी का ए से भी है, ए का बी से रिलेशन है वही रिलेशन अगर बी का ए से है, तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो क्या होता है आपके पास? सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे आपका इमेज कौन है? आपका जो मिरर के अंदर है, और आप जो मिरर के अंदर उसका इमेज कौन है? आप। तो आपका जो रिलेशन उससे है वही रिलेशन उसका आपसे है। तो ऐसा जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। जैसे ए बी का भाई है ना, दोनों लड़के हैं, तो ए बी का भाई है, तो क्या बी भी ए का भाई है क्या? तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत इजी सा है, बस क्या करना है, ए का रिलेशन जो बी से है बस वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। ए कामा बी बिलोंग्स टू, मतलब ए का बी से जो रिलेशन है दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होना चाहिए? बी का भी यदि ए से रिलेशन होना चाहिए तब वो क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जो ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो भी फिलहाल पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना, है ना, कोविड-19। जैसे ए से बी को कोरोना हुआ, बी से सी को कोरोना हुआ, तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि सी को जो कोरोना हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ए की वजह, ट्रांसफर हुआ है ना, तो सी को जो कोरोना हुआ किसकी वजह से हुआ है? ए की वजह से। तो ए का जो रिलेशन बी से है और बी का सी से रिलेशन है, तो क्या ए का सी से भी रिलेशन होगा क्या? बस इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। ए का बी से जो रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है वही रिलेशन, है ना, तो ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए, बस इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। अगर ए का बी से रिलेशन है और एंड बी का सी से रिलेशन है तो ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? ए से बी को हुआ, बी से सी को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी को किससे हुआ है? ए से हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उस रिलेशन को हम एक नया नाम दे देते हैं, और क्या होता है वो? इक्विवेलेंस, या फिर बोल सकते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कौन सा होता है? अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। अब एक एग्जांपल से हम चारों को एक साथ क्लियर करते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा एक रिलेशन है आर ए कामा या एक्स कामा वाई, और मैंने कहा एक्स वाई के से लंबा है, ठीक है, एक्स इज टॉलर देन वाई। अब देखो जरा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? y की जगह पे भी हमें क्या रख, दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? y की जगह पे भी x रख के देखेंगे कि जो रिलेशन हमें दे रखा है वो रिलेशन ट्रू होता है या नहीं होता। तो देखो जरा, इसमें हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो हम y की जगह पे भी क्या रख देंगे? x रखेंगे, तो क्या होगा? x से लंबा है। क्या x से लंबा है? क्या कोई अपने आप से लंबा होता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है।
रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, y की जगह में भी x रख देते हैं और देखते हैं कि जो रिलेशन आपको दे रखा है वो रिलेशन डिफाइन होता है या नहीं होता है। क्लियर है? ओके, सेकंड हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, a का b से जो रिलेशन है वही रिलेशन b का a से भी होना चाहिए। जैसे x जो है वो y से लंबा है, ठीक है, x y से लंबा है, x लंबा है ना, x लंबा है y से, तो क्या y भी लंबा है क्या x से? पॉसिबल है क्या ऐसा? a b से लंबा है, b a से लंबा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है मैं तेरे से लंबा हूं और तू मेरे से लंबा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ आ रहा है ना? रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक में आपको क्या करना है, पहले तो जैसे ऑर्डर दे रखा है उसी ऑर्डर में देखना है, फिर उसका ऑर्डर चेंज करके देखना है। जैसे उसने लिखा x y से लंबा है, तो एक बार आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, अब लिखोगे y x से लंबा है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट, a b और c। जैसे यहां पर हमने लिखा x इज टॉलर देन y, x y से लंबा है, जैसे मान लो मैं यहां पे बना रहा हूं आपको x y और z, ठीक है, ऐसे x y और z। क्या x जो है वो y से टॉलर है ना, x y से लंबा है, y जो है इसको हम बोलते हैं x, इसको हम बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं z। देखो क्या x जो है वो y से लंबा है ना, लंबा है, y जो है क्या वो z से लंबा है, a का b से रिलेशन, b का c से रिलेशन हो तो वही रिलेशन a का c से भी होना चाहिए। तो x y से लंबा है, y z से लंबा है, तो क्या x z से भी लंबा है क्या? x z से भी लंबा है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। समझ रहे हैं? तो ये रिलेशन जो मैंने लिखा है R, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। और इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। इक्विवेलेंस कब होता है? जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी। एक एग्जांपल और लेते हैं जल्दी से और फिर हम देखते हैं, फिर एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी लेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा x y की पत्नी है, x इज अ वाइफ ऑफ y, x y की पत्नी है। तो देखना सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, y की जगह पे भी x रख देते हैं। अब देखो x y की पत्नी, तो हम क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव में, y की जगह में भी x रख देंगे। x x की पत्नी है, कोई अपने आप की पत्नी हो सकता है क्या? मैं मेरी पत्नी हूं, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, a का जो b से रिलेशन है वही रिलेशन एक b का a से होना चाहिए। तो क्या x y की पत्नी है और y x की पत्नी, तू मेरी पत्नी मैं तेरी पत्नी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब राम की पत्नी सीता है और सीता की पत्नी राम है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? अब बात है संक्रामक की या ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में इसमें कई बुक्स में इसकी थोड़ी आपको बोल सकते हैं एक्सेप्शनल कुछ अलग दे रखा है, लेकिन हम अगर मैथमेटिकली और नेचुरल माने दोनों को एक साथ में लेके चले तो अब देखते हैं इसको। जैसे मान लो 3 आपके पास x की पत्नी x y की पत्नी है, y z की पत्नी, ऐसा पॉसिबल है क्या? पहली बात तो यही पे ये चीज गलत हो जाती है। x y की पत्नी है, x y की पत्नी है मतलब y क्या हो गया? जेंट्स हो गया, है ना, मेन हो गया। अब मैन तो y की पत्नी z, ऐसा हो सकता है कि पहली बात तो रिलेशन यहीं पर गलत है, इसलिए कई बुक्स में इसको ट्रांजिटिव बोल रखा है और कईयों में नहीं बोल रखा है ना। वैसे अगर हम जनरली देखें तो पहली बात तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, लेकिन अगर डिफाइन होता है हम मान लेते हैं कि x y की पत्नी है और y z की पत्नी है ना, अगर हम मान लेते हैं ऐसा हो पॉसिबल है तब हम इसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में अगर हम देखें तो पॉसिबल नहीं है। इस रिलेशन को डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ ना सारे? ओके, ठीक है। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है, y की जगह पे भी आपको x रखना है। ये मैं क्वेश्चन करने के तरीके बता रहा हूं आपको, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या करना है, x की जगह y है तो y की जगह भी x को भी रखना है। जो a का b से रिलेशन है वही रिलेशन b का a से होना चाहिए। ट्रांजिटिव में
ए का बी से जो रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो वही रिलेशन ए का सी से भी होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। क्लियर है? इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए आर बी। ए का बी से रिलेशन जो है वही रिलेशन बी का ए से भी होना चाहिए, एक ही बात है। ए आर बी लिखो या ए कामा बी बिलोंग्स टू आर लिखो, कोई फर्क नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये तीन जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये आपको लर्न होने चाहिए। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, अब हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखना, एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, है ना, कोई भी एक सेट ए है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं आर टेंड्स टू, सॉरी, आर सच दैट n टेंड्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हम एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, और रिलेशन क्या है, r इक्वल्स टू x कामा y। आपको पता है ये कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन से बनता, दो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट a से आएगा और दूसरा b से, इस बार दोनों n ही है ना, x कामा y एंड y इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं y माइनस 3x इक्वल, और ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, चलो इतना बहुत है, x कामा y बिलोंग्स टू n, ऐसा, ठीक है। अब सुनना जरा, मैं एक बार आपको लिखने, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम पूरा लिखेंगे, अभी मैं बस आपको एक बार ऐसे, है ना, बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव बेटा मैंने आपको क्या कहा कि आपको y की जगह पे भी x लिख के देखना है, तो आपने क्या लिखा, x इक्वल्स टू 3x। क्या कोई भी एलिमेंट अपने 3 गुने के बराबर होता है क्या? अगर मैं x से कोई भी वैल्यू रखूं, जैसे 1 रखूं, तो क्या 1 3 के इक्वल हो सकता है क्या? कोई भी एलिमेंट अपने 3 टाइम्स के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए? ओके, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता था, y की जगह पे भी आपने x रखा और x रख के देखा क्या कोई भी नंबर अपने 3 गुने के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई भी नेचुरल नंबर, इसलिए हमने कह दिया रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या कहा, y इक्वल्स टू 3, मतलब y का x से जो रिलेशन है वही रिलेशन x का y से होना चाहिए। a का b से जो है वही b का a से, तो हमें क्या करना है, x की जगह y को रख देना है, y की जगह पे x को रख देना है, तो x इक्वल्स टू 3y। y जो है वो x से 3 गुना है, y जो है वो x से 3 गुना है, तो क्या x भी y से 3 गुना होगा क्या? है ना, 3 जो है वो 1 का 3 गुना है, या फिर बोल सकते हैं 6 जो है वो 2 का 3 टाइम्स है। 6 जो है वो 2 का 3 टाइम्स है, तो क्या 2 भी 6 का 3 टाइम्स हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है ना। मतलब y जो है वो x का 3 गुना है, तो क्या x भी y का 3 गुना होगा क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, लास्ट वन है ना, ट्रांजिटिव में क्या होता है, y इक्वल्स x और y का जो रिलेशन है एंड y और z का, y और z का क्या हो जाएगा, अगर y x का 3 गुना है और y और z, तो x y था, अब y z, तो y की जगह होना है z आ गया, तो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू 3y। एक x का y से जो रिलेशन है और y का z से जो रिलेशन है वही रिलेशन x का y से होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन से x और z के बिटवीन एक रिलेशन लेके आएंगे। कैसे? यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कितनी आई, z/3 इक्वल्स टू y, और वो आप यहां पर पुट कर देंगे y की जगह, तो z/3 इक्वल्स टू 3x। इसका मतलब z इक्वल्स टू 9x, जबकि होना क्या चाहिए था, x और z में वही रिलेशन होना चाहिए था, मतलब x और z इक्वल्स टू 3x आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है, 9x। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। बहुत सिंपल सा बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको क्या करना है, पहले वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, है ना। और सिमेट्रिक में a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। ट्रांजिटिव में a, b बिलोंग्स टू r
and B, C belongs to R, this implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। ये तो डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन समझने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल सा है। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है, y की जगह पे भी x को रख के देखना है और देखना है कि जो रिलेशन आपको दिया गया है वो वैलिड है या नहीं। सिमेट्रिक में क्या करना है, एक तो जैसे रिलेशन y और x का रिलेशन दिया जाएगा, अब आपको एक बार x की जगह पे y और y की जगह पे x रख के देखना है क्या रिलेशन अब भी वैलिड है या नहीं। समझिए। सेकंड, थर्ड में एक तीसरी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी z। तो x और y में जो रिलेशन है, y और z में जो रिलेशन है, x और y में जो रिलेशन होगा वही y और z में होगा। तो हमें देखना है कि अब x और z में भी वही रिलेशन है या नहीं। ये हम कैसे देखेंगे, हमें दो इक्वेशंस मिलेगी और दोनों इक्वेशंस में एक दूसरे में y की वैल्यू पुट करके रिलेशन देख लेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो वैलिड है या नहीं। अगर रिलेशन वैलिड होता है तो हम कहेंगे वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ तो हम कह देंगे द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके ओके, अब हम हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ओके ओके।